नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है मेजरमेंट्स के अगले अध्याय में। मेजरमेंट्स जो थे वो इंसानों का पहला कदम था कुदरत से बात करने का, और इस बातचीत के दौरान कुदरत ने हमें एक चीज बताई कि हम ह्यूमंस की एक लिमिटेशन है, और वो ये है कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे हमारे पास उस मेजरमेंट में एरर निकल कर आएगा, क्योंकि मापने के लिए जो पैमाने हमने बनाए होंगे उसकी एक ह्यूमन विजिबिलिटी की या मापने की एक लिमिटेशन होगी। उसके आगे हम लोग प्रिसीजन तक या एक्यूरेसी तक पहुंचना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर हम बात करें स्केल की, जो कि आपको शायद अभी उतना नजर नहीं आ रहा होगा, बट नॉर्मल स्केल आपके पास होता ही है। आप देख सकते होगे कि इसमें जो ये सेंटीमीटर स्केल बना होता है, इसमें जो ये गैपिंग है, एक एक मिलीमीटर का जो गैप है, इसके बीच में अगर हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो वो मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। कारण क्योंकि हमारे पास मार्किंग जो है वो मिलीमीटर की मार्किंग है। तो इस स्केल की मदद से मैं जो मेजरमेंट कर सकता हूं वो 1 मिलीमीटर की कर सकता हूं, सबसे छोटी मेजरमेंट। लेकिन उससे छोटी मेजरमेंट इसके माध्यम से नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 मिलीमीटर की कोई लाइन होगी मैं माप लूंगा, 5 सेंटीमीटर की कोई लाइन होगी मैं माप लूंगा, 5.7 सेंटीमीटर की कोई लाइन होगी मैं माप लूंगा, लेकिन पॉइंट 3 मिलीमीटर की अगर कोई लाइन होगी तो मैं इस स्केल की मदद से नहीं माप सकता हूं, क्योंकि 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, और यहीं पे हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन इन्हीं लिमिटेशंस के साथ और ह्यूमंस की जर्नी को अगर हम देखें तो ह्यूमंस ने हमेशा सोचा है कि क्या हम अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं, क्या हम ऐसे मेजरिंग डिवाइसेस बना सकते हैं जो कि हमें और बेहतर मेजरमेंट करने में मदद करे। तो जवाब निकल कर आता है यस। ऑब्वियसली हम लोग अगर इस 1 मिलीमीटर के गैप में अगर 10 मार्किंग और कर दें तो हम 0.1 मिलीमीटर की भी मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सोचना और करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, और वो क्यों आएगी? क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं, इसके लिए जो हम मार्किंग कर रहे हैं, उस तक की तो प्रिसीजन हम लोगों ने हासिल कर ली होगी, लेकिन उसके बीच में 10 पॉइंट्स को बनाना, यानी कि 1 मिलीमीटर के गैप में 10 पॉइंट को बनाना हम लोगों के लिए एक चैलेंज होगा। अगर मान लेते हैं कि ये है 8 मिलीमीटर का पॉइंट और ये है 9 मिलीमीटर का पॉइंट, तो इसके बीच में 10 लाइंस बनाना इट इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना छोटा है। यहां तो मैंने जूम कर रखा है, ये ऑलरेडी इतना छोटा है कि हम ह्यूमंस के लिमिट से वो बाहर जा रहा है, और उस चीज को अचीव करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब जरा ध्यान से बातों को समझना, ठीक है, और सुनना और सोचना एंड फील करना इन बातों को, कि ह्यूमंस के पास एक लिमिटेशन है, लेकिन ह्यूमंस के पास एक इच्छा भी है। और वो इच्छा ये है कि क्या हम अपनी बाउंड्रीज को फर्दर पुश कर पाएंगे। और जब भी इंसानों के अंदर कोई इच्छा जागी है ना, तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया है। उस जवाब को प्राप्त करने के लिए उसने नेचर से बात करनी स्टार्ट करी है, और नेचर ने कहा है आपको सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करना है, ज्ञान तो मैं आपको खुद ही दे दूंगा। आपके पास जो गणित का ज्ञान है उसके जरिए मुझसे बात करो और ज्ञान प्राप्त करो एंड इवॉल्व हो जाओ। अब ये बात जो है ना, आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्नियर कैलिपर को, जो कि 0.1 मिलीमीटर तक की भी मेजरमेंट कर सकता है, या फिर 0.01 मिलीमीटर तक की भी मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन यहां पर बात, एक इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों को समझनी है ना, कि जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपको सिर्फ क्यूरियस बनना है, सवाल खड़ा करना है, ऐसा क्यों होता है, नेचर को ऑब्जर्व करना है, उससे अभी तक का ज्ञान जो आपके पास मौजूद है उसके जरिए नेचर से बात करनी है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन नया ज्ञान कुदरत खुद परोस के देगा, और ये वही परिस्थिति आज हमारे पास निकल कर आ रही है, जहां पर हम लोगों के पास एक क्यूरियोसिटी है कि क्या हम अपनी बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं, और हमारे पास अभी तक का मेजरमेंट का ज्ञान है, और हम उस ज्ञान के जरिए अगर कुदरत से बात करेंगे तो क्या कुदरत हमें नया ज्ञान परोसेगा? जवाब तो है हाँ, क्योंकि वो परोसता आया है, तभी हम आज तक इवॉल्व करते हुए आए हैं, अन्यथा हम कभी इवॉल्व नहीं करते। लेकिन यहां पर एक बात को समझना होगा कि हम जो गलती करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान, या फिर आपसे वो गलती करवाई जा रही है जिसका पूरा का पूरा दोष हम टीचर्स पर आएगा या हमारे सिस्टम पर आएगा, जहां हम लोग एक छोटी सी बहुत ही साधारण सी कैलकुलेशन को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया को लगे कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम गणित पढ़ रहे हैं, और वो लगे कि वो डिफिकल्ट है। लेकिन वो डिफिकल्ट था ही नहीं, वो तो एक्चुअली में बहुत आसान था। वो जर्नी जब हम लोग मिस कर जाते हैं तो चीजें हमें इस तरीके से याद करनी पड़ती है। आज हम लोग एक ऐसी खोज को स्टडी करने वाले हैं जहां पर वर्नियर नाम के गणितज्ञ ने इस चीज को इन्वेंट किया, बनाया, लेकिन इसके पीछे कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। इसके पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे की क्या, कोई भी साइंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। यहां पर छुपी है तो मात्र एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब उन्होंने इसको बनाया था उससे पहले तो इस चीज का ज्ञान भी किसी के पास नहीं था, ना वो किताबों में मौजूद था। वो इंसान सेल्फ डिपेंडेंट थे,
उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी के जरिए कुदरत से सवाल पूछा और कुदरत ने उनको ज्ञान दिया और वो बने वो माध्यम जिसके जरिए पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी इवॉल्व हो गई और आज उसकी मेजरमेंट पहले से ज्यादा एक्यूरेट हो गई है। और यही से इस बात को समझो कि विज्ञान और गणित हम लोगों को ये मात्र एक टॉपिक नहीं है और आगे आने वाले सारे टॉपिक आपको सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट नहीं है, बल्कि वो आपको बता रही हैं कि कैसे इंसानों ने क्यूरियस होकर जब भी कुदरत से बात करी है इवोल्यूशन ही आया है। और आप साइंस किस लिए पढ़ना चाहते हो ये अब आपको डिसाइड करना है। यदि हम रैट रेस में दौड़ते रहेंगे तो हम बस यही सोचेंगे कि यार वर्नियर स्केल को हमें कैसे यूज करना है, उसका ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, हमारी रीडिंग आ जाएगी। लेकिन सत्य तो ये है कि आप अगर मान लो आप 12वीं क्लास में हो या आप 12वीं पास कर चुके हो या फिर 11th ग्रेड में भी हो और अभी फिलहाल आपने इस चीज को अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, तो आप खुद फील करो क्या आप इसको यूज करने के लिए कॉन्फिडेंट हो? आप कॉन्फिडेंटली इस चीज को कह सकते हो कि हाँ मैं वर्नियर का इस्तेमाल कर सकता हूं। यदि कोई 1-2% लोग कह भी देते हैं कि हाँ मैं यूज कर लेता हूं, लेकिन उनको इस पर डिपेंड करना पड़ेगा। वो बिना इस चीज के इस वर्नियर का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे उसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हमें एक्सप्लोर नहीं करवाया गया है और चीजें कॉम्प्लिकेटेड वे में दिखाई गई हैं। यकीन मानो इस लेक्चर के एंड होते होते आपको एक बात समझ आएगी कि शायद ये तो दूसरी क्लास की मैथमेटिक्स थी, शायद ये चीजें हम दूसरी तीसरी क्लास में भी खोज सकते थे, ये इतना आसान था, बट इसको सुपर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि लगे कि आप साइंस पढ़ रहे हो, या फिर इस वजह से कि लोगों ने एक्चुअली में इसको याद कर करके ही आगे बढ़ते आए हैं। अब उनको ये शो करना है कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं, हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली में बहुत ईजी है और इसके पीछे का विज्ञान और खोज क्या है, जिस वजह से वो सिर्फ ये बताते हैं, रीजन नहीं पता होता है तो जवाब बहुत कॉम्प्लिकेटेड निकल कर आता है। और हमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। यकीन मानो साइंस और मैथमेटिक्स सिर्फ 2+2 को सॉल्व करने जितना ही मुश्किल हो सकता है और ये बात आज फिर साबित होगी। और इन चीजों से आप सिर्फ और सिर्फ वर्नियर नहीं सीखोगे, आपको समझ आएगा कि सही एजुकेशन का सही मार्ग क्या है और इसी को फॉलो करना है। और इस मार्ग पे आपको टीचर्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ सीखना है कि सीखते कैसे हैं, उसके बाद आप खुद में डिपेंडेंट हो और आप ही हो भविष्य के वो इंसान जो इस देश में इवोल्यूशन लेकर आएगा। इसलिए ऑब्जर्व करना, चीजें याद नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ नेचर से बात करना है। ऑब्जर्वेशन के दौरान ज्ञान खुद ब खुद मिल जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम लोग शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं हमारी क्यूरियोसिटी के पास। तो हमारी क्यूरियोसिटी ये है कि हम अपनी बाउंड्रीज को पुश करना चाहते हैं, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशंस है। और वो लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ये हैं कि जो हम मेजरमेंट में जानते हैं कि यदि मेरे पास एक लाइन हो और जो मार्किंग्स हैं, मार्किंग्स कुछ इस तरीके से चलती हुई आ रही हैं और मेरी जो लाइन है ये एक मार्किंग है, मतलब स्केल पे मार्किंग हो रखी है, इस मार्किंग की वैल्यू लिखी हुई है, तो मैं वो रीडिंग देख के बता सकता हूं कि यहां तक लेंथ कितनी है और अगली मार्किंग यहां पर आएगी। बट हम जानते हैं कि इसकी लेंथ ए पॉइंट से शुरू होती है और बी पॉइंट जो है वो यहां पर है। अगर मुझे इस लाइन की लेंथ मेजर करनी है तो मुझे ये, अगर मान लेते हैं ये वाली मार्किंग है 7.8 और ये वाली मार्किंग है 7.9 की, ये 7.8 सेंटीमीटर और 7.9 सेंटीमीटर, 0.8 यानी कि मिलीमीटर में आ गया। तो यहां पर मुझे पता चल रहा है कि 7.8 से तो बड़ा है और 7.9 से छोटा है। और ऑब्वियसली इस मेजरमेंट के अंदर 7.8 मेरे लिए प्रिसाइज पार्ट हो जाएगा, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है उसको मैं अज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्किंग नहीं है और ह्यूमंस अपनी लिमिटेशन में आ चुके हैं। यहां पर ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन स्केल के अंदर ये कितना छोटा है आप भी जानते हो, क्योंकि 1 मिलीमीटर शायद दिखेगा भी नहीं आपको, इतना छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू यदि मैं लिखूंगा तो 7.8, और जो मैं अंदाजा लूंगा, अंदाजा मैं एक्यूरेट वैल्यू के करीब लेने की कोशिश करूंगा। तो इसको अगर मैं देखूं तो मुझे 2 या 3 के करीब लग रहा है, तो मेरे लिए 2 जो है, जो डाउटफुल नंबर है, वो मैंने 2 ले लिया और ये हुई मेजरमेंट जिसमें ये मेरा डाउटफुल डिजिट है। लेकिन क्या हो अगर इंसान, ठीक है, मेजरमेंट को और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाए और यहां पर और 10 मार्किंग होती तो मैं शायद और बेहतर एक्यूरेसी के साथ कर पाता। इसको अगर मैं जूम करूं तो ये मैंने जो 3 लाइनें बनाई हैं, ये लाइन ऐसे निकल कर आ रही है, ऐसे। ठीक है, अगर तीसरी लाइन के पार जाती हुई मुझे नजर आ रही है, अभी पॉसिबल हुआ नहीं है, ये अब मैं सपना देख रहा हूं, भविष्य का सुहाना सपना संजो रहा हूं अपने दिमाग में कि काश ये 3 लाइन होती तो मैं ये कह पाता कि यहां पे तो 7.8 है, देन 1 2 3, तो 3 यहां तक मेरे पास प्रिसीजन होता और मैं 3 के आगे देख पाता। ठीक है, मैं देख पाता। और यहीं पे आती है ह्यूमन लिमिटेशन कि हम जूम करके नहीं देख सकते, हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमें, जैसा हमें ये दुनिया नजर आ रही है। तो ये तो जूम हो गया, हम जूम कर नहीं सकते हैं।
तो इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर अब मैं कह सकता हूं कि ये अगला अगला पॉइंट अगर 4 यहां पर है तो मैं यहां पर 2 ले लेता हूं। तो अब मेरे पास ये 3 वैल्यूज प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट है, और ये डाउटफुल नंबर है। तो अब देखो, पहले मैं यहां तक ही प्रिसीजन ला पा रहा था, बट अब मेरी प्रिसीजन बढ़ गई, लेकिन ये एक सपना है, अभी हकीकत नहीं बना है। ठीक है, तो अब इसको हकीकत बनाने में हम इंसानों ने क्या किया, हम इंसानों ने एक्चुअली में किया क्या कि जितना हमें आता है हम उसके जरिए अपनी नई जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी जिंदगी में हम लोग फिर उन चीजों को जो अभी तक हमने खोज लिया है, इतिहास को समझना और इस इतिहास के साथ हमारी दुनिया कैसे चल रही है, या इन इनोवेशंस के साथ हमारी दुनिया कैसे चलती है, ये भी सीखना हमारे लिए जरूरी होता है। तो इतिहास में हम लोगों ने मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। अब इस मेजरमेंट के साथ हम लोगों ने इस लेवल तक की प्रिसीजन तो हासिल कर ली है जो इस स्केल में आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब हम लोग स्केल्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनना, स्केल्स को क्या कर दिया हमने, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। अब स्केल्स अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो लॉजिकली सोचो, क्या मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट्स नहीं आ सकते हैं? ऑब्वियसली आ सकते हैं, हो सकता है। बड़ी सिंपल सी बात होती है, एक मशीन है जिसका काम है कटिंग करना, और उसके आगे कटिंग का टूल लगा हुआ है। अब मान लेते हैं कि वो कट कर रहा है, कट करते जा रहा है, लेकिन जो कटिंग एज है वो भी तो घिस रहा है ना। तो टाइम के साथ उसकी एफिशिएंसी और साथ ही साथ उसका जो प्रिसीजन होगा, जो भी आप कट करके चीज बना रहे हो, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा साधारण से एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पत्थर काट काट के एक मूर्ति बनाते हो। ठीक है, अभी आपका टूल एकदम नया है जिसके जरिए आप पत्थर काट रहे हो, लेकिन काटते काटते टूल का जो एज है वो शार्प, नया था तब शार्प था, लेकिन समय के साथ उसकी शार्पनेस चली गई है। तो जो पहले मूर्ति बनी होगी और जो बाद में मूर्ति बनी होगी, चाहे वो सेम शिल्पकार ने बनाई होगी, पहले वाली मूर्ति ज्यादा एक्यूरेट नजर आएगी और बाद वाली मूर्ति में थोड़ा ब्लरीनेस नजर आएगा, क्योंकि टूल की लाइफ जो है वो कमजोर हो गई है, टूल बूढ़ा हो चुका है और उसके अंदर जो शार्पनेस थी वो खत्म हो गई है। तो डिफेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में आते ही हैं और लॉजिकली समझ भी आ गया। तो बात यह होती है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब हम चीजें बनाते हैं तो डिफेक्ट्स को कैसे चेक किया जाता है? डिफेक्ट्स को चेक किया जाता है, ऑब्वियसली आप एक स्टैंडर्ड स्केल बनाओगे जो कि भैया एकदम नई नई मशीन से बनाया गया, ताजा ताजा मशीन से बनाया गया, कि इसमें डिफेक्ट नहीं है, और इसको स्टैंडर्ड मान लिया हमने। अब दूसरे स्केल को इससे किया जाएगा कंपेयर। ठीक है, शुरुआती दिनों में मान लेते हैं कि भाई अच्छे स्केल बन रहे हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि स्केल में डिफेक्ट नजर आना स्टार्ट हो जाता है, और फिर हम उसको कैसे देखते हैं, दोनों स्केल को साथ रखेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मार्किंग्स मैच कर रही हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास स्टैंडर्ड स्केल है जिसकी मार्किंग ये रही, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह की मार्किंग है। अब मैंने एक स्केल और लाया, नया स्केल बनाया मैंने, उस स्केल को इसके साथ रखा, और उसकी मार्किंग अगर इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी तो इसका मतलब स्केल सही है, और अगर कोइंसाइड नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है, स्केल डिफेक्टिव है। अब ये डिफेक्टिव स्केल की कहानी में ना बात एक और निकल कर आती है, और ये इतिहास हमें कुछ सिखाने वाला है। और वो क्या सिखाता है कि हमारे पास डिफेक्टिव स्केल आया, जरा ध्यान से सुनना, और ये आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, क्या डिफेक्टिव स्केल सिर्फ एक ही इंसान के पास आया होगा? मतलब वर्नियर नाम के ही इंसान वो निकलने वाले हैं अभी, लेकिन क्या डिफेक्टिव स्केल सिर्फ वर्नियर के पास ही आया होगा? इस पृथ्वी पे और किसी के पास डिफेक्टिव नहीं गया होगा? दुनिया के पास जब डिफेक्टिव स्केल पहुंचा होगा तो उन्होंने कहा ये तो डिफेक्टिव है, फेंको इसे। लेकिन वर्नियर के पास जब डिफेक्टिव आया तो उसने कहा, मतलब कहा नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं भी, उन्होंने उस डिफेक्टिव स्केल को जब रखा, देखा, ऑब्जर्व किया, तो उनके दिमाग में कुछ नए ख्याल आए, क्योंकि नेचर शायद उस डिफेक्टिव स्केल के जरिए कुछ बताना चाहता था, और वो जो बताना चाहता है ना, वो सबको बताना चाहता है, लेकिन सुन सिर्फ वही पाता है जो क्यूरियस होता है। ध्यान से सुनना, डिफेक्टिव स्केल, इसको मैं इस एग्जांपल से भी दे सकता हूं, एप्पल तो हमेशा ही गिरते थे। ध्यान से सुनना, एप्पल तो हमेशा ही गिरते थे, लेकिन एप्पल क्यों गिरता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरता है। यह बात कुदरत सबको दिखा रहा था, लेकिन सुना सिर्फ सर आइजैक न्यूटन ने। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस थे। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वैज्ञानिक मानसिकता को प्रमोट करने का, या फिर गणितज्ञ बनने का, या एक इवोल्यूशनरी इंसान बनने का, क्योंकि वैज्ञानिक इवोल्यूशनरी इंसान ही होते हैं, क्योंकि उनकी हर एक खोज पूरी ह्यूमैनिटी को आगे लेके जाती है। वो सिर्फ अपने लिए खोज नहीं करते हैं। जो न्यूटन सर ने खोजा, जो आइंस्टाइन सर ने खोजा, जो लिबनिज ने खोजा, गैलीलियो ने खोजा, ब्रूनो ने खोजा, वर्नियर ने खोजा, इनकी खोज ने सिर्फ इनको कोई एक नौकरी नहीं दिलवाई है कि हाँ भैया आपका प्रमोशन हो गया या आपको एक नौकरी मिल जाती है। इनकी खोजों ने पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी को इवॉल्व किया है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बिना इस चीज के काम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 मिलीमीटर पे भी आप प्रिसीजन, 1 मिलीमीटर का प्रिसीजन है, लेकिन अगर 0.1 मिलीमीटर का या 0.01 मिलीमीटर की प्रिसीजन आएगी तो सोचो मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट होगा वो कितना एफिशिएंट होगा, कितना एक्यूरेट होगा। पिस्टन इंजन, एक गाड़ी के अंदर एक सिलेंड्रिकल होल होता है जिसमें बाइक का या कार का जो पिस्टन इंजन होता है वो उसके अंदर मूव करता है।
अब अगर पिस्टन का जो सिलेंडर है और जो वो हॉलो सिलेंडर है जिसमें वो मूव कर रहा है, इसी के अंदर गैस भरी जाती है, सोचो। और ये सब चीजें तो आज के टाइम पे एनिमेशन में कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा इंटरनेट के माध्यम से। गैस भरी जा रही है, अगर गैप ज्यादा होगा तो गैस नीचे चली जाएगी और पेट्रोल नीचे लीक करेगा, बट गैप अगर कम से कम होगा तो मैक्सिमम पेट्रोल बर्न होगा और मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। बहुत ही सिंपल, ये वो हॉलो सिलेंडर है और इसके अंदर पिस्टन है। पिस्टन अगर इतना ही चौड़ा हुआ तो, गैप इतना बड़ा हुआ तो क्या यहां से गैस जो आप बर्न करोगे, जो पेट्रोल उसमें डालोगे बर्न करोगे, वो नीचे नहीं जाएगा, लीकेज नहीं होगा? होगा। वेयर एज ये इतना गैप ना होकर अगर और कम गैप होता तो हमारी लीकेज और कम होती। और ऐसी प्रिसीजन आप कैसे ला पाओगे? ऑब्वियसली मेजरमेंट के जरिए ला सकते हो ना। ज्यादा बड़ा होना चाहिए, बड़ा हुआ तो पिस्टन ही नहीं मूव करेगा, और ज्यादा छोटा हुआ तो गैस लीक हो जाएगी। तो मेजरमेंट में अगर हमारी प्रिसीजन जितनी ज्यादा एक्यूरेट होगी, उतना ही एफिशिएंट इंजन को मैन्युफैक्चर करने में हमें मदद मिलेगी। तो ये एक सीख दे रही है, और वो सीख क्या है? वो सीख ये है कि कुदरत ज्ञान सबको बांटना चाहता है, लेकिन ज्ञान वही ले पाता है जो क्यूरियस होता है और ऑब्जर्व करता है। ये बात आप सीखो, और ये भी आपकी साइंस की जर्नी का इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है। यही तो सीखने आए हैं ना हम लोग। क्या सिर्फ फॉर्मूला याद करके आगे बढ़ने आए हैं? हम चाहें तो इसको गलत वे में कैसे पढ़ेंगे? हम गलत वे में ऐसे पढ़ेंगे कि हम इसके नाम बताएंगे कि देखो इसको स्क्रू बोलते हैं, ठीक है, इसमें इससे आप आउटर बॉडी नाप सकते हो, इससे आप इनर डायमीटर नाप सकते हो, इसको मेन स्केल कहते हैं, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। नाम याद हो गए। इसमें यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है ये इसकी मिनिमम मेजरमेंट होती है, जो मिनिमम मेजरमेंट होती है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। याद कर लिया, रट्टा मार लिया। अब अगर वर्नियर स्केल यूज करना है तो एक काम करो, इसको खोलो, चीज को इसमें डालो, मेजर यहां पे करो, लॉक करो इस स्क्रू के जरिए, जो मेजरमेंट आ रही है मेन स्केल रीडिंग लिख लो, और इधर वाले पे वर्नियर स्केल रीडिंग है लिख लो, और इधर लीस्ट काउंट छोटा सा लिखा होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी लेंथ आ गई। क्यों आई, कैसे आई, किस लिए आई, हमें पता ही नहीं है। इस वजह से हमारा ब्रेन इसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाता है, और जब कनेक्शन नहीं बनता है तो इसे पढ़ने के बाद भी तो हम भूल ही जाते हैं। और यदि हम भूल ही गए और हम इसे कनेक्ट ही नहीं कर पाए और जिंदगी में इसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, और अगर यूज करना भी पड़ा ना तो एक कर्मचारी की तरह यूज करेंगे। इससे मिले हुए ज्ञान का इस्तेमाल करके हमने खोजना नहीं सीखा, हमने उसको इस्तेमाल करना सीखा। एक फैक्ट्री में मौजूद छोटे लेवल का आईटीआई पर्सन भी इसको यूज करना जानता है, लेकिन इसके पीछे की जो खोज है, जो विज्ञान है, वो नहीं जानता है। उसको सिर्फ इस चीज की ट्रेनिंग मिल चुकी है कि ये रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग, हमें इस फॉर्मूले के तहत फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन क्यों, कैसे, किस लिए, कोई जानकारी नहीं है। तो उसको सिर्फ ऑपरेट करना आता है, उसको सोचना नहीं आता है। और जो सोच नहीं सकता है तो वो वही इंसान होते हैं जो कि एप्पल तो सबके सामने गिर रहे थे, लेकिन जो सोच पाया, जो पूछ पाया, जो क्यूरियस था, ज्ञान नेचर से सिर्फ वही ले पाया। ठीक है, और जो ज्ञान ले पाता है ना नेचर से, वही नई चीज खोज पाता है, और जो खोज पाता है वही पूरी ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर पाता है। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड। आपके पास अभी एक चॉइस है, और वो चॉइस ये है, आपके पास एक जीवन है, इस जीवन को आपको कैसे जीना है। इवोल्यूशनरी इंसान बन के जीना है, या सबकी तरह बस ज्ञान तो हर जगह है हमारे पास, वो लिए बिना बस अपनी लाइफ रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना जैसी जिंदगी काटनी है। इसका मतलब भी बता देता हूं, रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना, रोज एक ही जिंदगी रिपीट टेलीकास्ट। और लाइव एंटीना जैसे लाइव टीवी होता है ना, हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो हमारी जिंदगी में लाइव टेलीकास्ट एक ही चीज का चल रहा है, हर रोज एक ही काम कर रहे हैं, रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना। ऐसे एंटीना बस ऐसे लगा दिया मैंने, क्योंकि पहले टीवी में एंटीना लगे होते थे ना, तो उससे ले लिया था। सो सीख यहां पर सिर्फ वर्नियर की नहीं है, यहां पे इंस्पिरेशन भी छुपी हुई है, और वो इंस्पिरेशन आपको फील करनी है। और जब फील करोगे ना, इंस्पायर होगे, तभी आगे की दिशा में सही वे में बढ़ोगे, सेल्फ लर्नर बनोगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, और इवोल्यूशनरी इंसान बनना ही आपका सही मायने में असली धर्म है। आपका इस जीवन को जीने का असली मजा उसी में है। सो अब बात करते हैं, वापस से इतिहास में चलते हैं और डिफेक्टिव स्केल पे बात करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक्चुअल स्केल आया, तो ये एक्चुअल स्केल का स्टैंडर्ड स्केल है, मतलब एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है हमने, इसके ऊपर मैप करेंगे, मेजरमेंट अगर उससे मतलब मार्किंग मैच कर रही है तो वो स्केल सही है, और अगर मार्किंग मैच नहीं कर रही है तो वो एक डिफेक्टिव स्केल है। ठीक है, तो डिफेक्टिव स्केल की मार्किंग आपको कैसी नजर आएगी? ठीक है, आप जीरो के साथ जीरो मैच करोगे। ठीक है, अब डिफेक्टिव है तो उसमें क्या होगा कि जो मार्किंग होगी या तो इससे बड़ी होगी या छोटी होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। अगर बराबर हुई तो भैया सही है स्केल, लेकिन या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। तो हम एक केस लेते हैं छोटी होगी, हम एक केस लेते हैं कि छोटी होगी। तो यहां पर मुझे इस मार्किंग को थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं मैं। ये मार्किंग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से 4 जगह कर लिया।
अब देखो, अब क्या होगा कि यदि छोटा होगा तो इसका मतलब वो इसके थोड़ा आगे होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे होगा। अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या होगा, इसका थोड़ा और आगे होगा, क्योंकि मान लेते हैं यहां पर 0.1 मिलीमीटर का गैप आ गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एक गैप होता है ना, दो मार्किंग के बीच में जो गैप होगा, इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। और इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी लेंथ, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, ठीक है। बेसिक नोमेनक्लेचर है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यूनिट लेंथ है, तो स्टैंडर्ड स्केल का जो यूनिट लेंथ है वो 1 मिलीमीटर का है, और डिफेक्टिव स्केल का जो यूनिट लेंथ है वो लेस देन 1 मिलीमीटर का है। तो अभी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि भैया ये 0.9 मिलीमीटर का निकल कर आता है, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर अगर 0.9 मिलीमीटर का है तो गैप छोटा होगा, लेकिन यहां पर तो वो 0.8 मिलीमीटर, देखो 0.9 0.9 0.8 हो जाएगा। मेन स्केल पे तो 2 मिलीमीटर है, बट यहां पे तो 1.8 है, तो यहां गैप कितना हो जाएगा, यहां पे गैप कितना है 0.1 mm का, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन प्लस माइनस, ठीक है। और यहां पर गैप कितना है 0.2 mm का, ठीक है। अब जो तीसरा मार्किंग होगा फिर वो थोड़ा और आगे होगा, यहां पे गैप कितना होगा 0.3 mm का, ठीक है। यानी कि अगले पॉइंट पे वो थोड़ा और आगे हो जाएगा, और उसके अगले पॉइंट पे 0.5 mm का गैप हो जाएगा, यानी कि लगभग इन दोनों के बीच में आएगा। फिर थोड़ा सा बीच वाले पॉइंट से थोड़ा आगे आएगा अगला मार्किंग, उसका अगला मार्किंग थोड़ा और आगे आएगा, उसका अगला मार्किंग थोड़ा और आगे आएगा, 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। और यहां पर एक बड़ी ही मजेदार चीज होगी, और वो पता है क्या है, कि ये दोनों लाइनें मैच कर जाएंगी। क्यों मैच कर जाएंगी, आप देखो, गैप 0.1 का, 0.2 का गैप, देन 0.3 मिलीमीटर का गैप, देन 0.4 मिलीमीटर का गैप, देन 0.5 मिलीमीटर का गैप। इससे हो क्या रहा है कि भैया अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यही चीज तो है जो वर्नियर ने ऑब्जर्व किया जब वो डिफेक्टिव स्केल को देख रहे थे, क्योंकि लाइन छोटी है तो वो एक तरीके से अगली अगली लाइन के आगे ट्रेवल कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। और इसी चीज का वो फन लेने लगे, और फन लेते लेते उनको नजर आया कि देखो ये लाइनें अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे, ये यहां होगा, ये यहां है, और अगली लाइन यहां पर है, ठीक है। अगर आप देखोगे पहले गैप कम है, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, और यहां इतना बढ़ चुका है कि इस वाले से वो लगभग 1 मिलीमीटर आगे आ चुका है, ठीक है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, ये गैप है 0.7 0.8 0.9, और इस लाइन से जो गैप आता है पूरा का पूरा 0.9 के बाद क्या आएगा, 1 मिलीमीटर ही तो आएगा ना, तो पूरा 1 मिलीमीटर का गैप है। और यहां पर जो चीज हमने डिस्कवर करी वो ये डिस्कवर करी कि एक डिफेक्टिव स्केल और स्टैंडर्ड स्केल भी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उनकी मार्किंग मैच करती है। और ये क्या है, मात्र एक ऑब्जर्वेशन है, और इसी ऑब्जर्वेशन को देख के क्यूरियोसिटी वश यानी उत्सुकता वश इंसान ने एक सवाल पूछा, यानी कि इन्होंने वो एक सवाल पूछा, और वो इंसान कोई भी हो सकता है ना, तो वो इंसान निकले सर वर्नियर। वर्नियर ने एक सवाल पूछा, क्या डिफेक्टिव स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार, लॉजिकली सोचा जाए तो किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है कि भैया हमें यूनिट लेंथ तो पता ही है ना, यूनिट लेंथ 0.9 मिलीमीटर का है, ठीक है। डिफेक्टिव बन गया तो क्या हुआ, जैसे स्टैंडर्ड स्केल का यूनिट लेंथ 1 मिलीमीटर का है, इस डिफेक्टिव स्केल का जो यूनिट लेंथ है वो 0.9 मिलीमीटर का है, ठीक है। तो यानी कि हर पॉइंट के बीच में जो गैप होगा वो 0.9 मिलीमीटर का होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां से यहां तक की अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, और स्टैंडर्ड स्केल यानी ब्लैक वाले स्केल से मेजर करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि वो 9 पर आ रहा है। तो इस लाइन की लेंथ कितनी है, 9 मिलीमीटर। और अब डिफेक्टिव स्केल से मेजर करते हैं तो डिफेक्टिव स्केल पाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफेक्टिव स्केल पे नंबरिंग क्या आ रही है, 10 की आ रही है, 10 यूनिट की आ रही है। ये जो 10 नंबर है ना, ये 1 मिलीमीटर को थोड़ी दर्शा रहा है, वो यूनिट को दर्शा रहा है कि वहां पे 10वां नंबर है, लेकिन एक यूनिट की लेंथ कितनी है, 0.9। तो 10 मल्टीप्लाई 0.9 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, और जो कि एग्जैक्टली सेम टू सेम है, यानी कि डिफेक्टिव स्केल की मदद से भी मेजरमेंट करी जा सकती है। अब यहां पर इंसान का यानी कि सर वर्नियर का दिमाग एकदम से खुशी से झूम उठा, और उन्होंने कहा कि यार नेचर ने एक चीज दिखाया हमें, नेचर ने एक चीज दिखाया कि जो डिफेक्टिव चीज है ना वो एक्चुअली में आपके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स की वजह से डिफेक्टिव है। वेयर एज अगर आपने स्टैंडर्ड ही 0.9 मिलीमीटर का लाइफ में लिया होता तो शायद वो सही होता और 1 मिलीमीटर आपके लिए डिफेक्टिव होता, तो शायद जिसको हम डिफेक्टिव मान के फेंक दे रहे थे या यूज नहीं कर रहे थे, शायद इसकी मदद से भी कुछ नया काम किया जा सकता है। और वो काम पता है क्या था, वो काम ये था कि उन्होंने अब डिफेक्टिव स्केल को उठा लिया, फर्दर उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और अपनी मौजूदा ज्ञान की मदद से उससे बात करी, और एक बड़ी ही मजेदार चीज उन्होंने खोजी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन के जरिए उन्होंने खोजी। और वो क्या थी कि उन्होंने कहा कि यार 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड स्केल। अब उन्होंने कहा कि यार मैं एक डिफेक्टिव स्केल अगर ले लूं, मैं एक डिफेक्टिव स्केल लेता हूं और यहां पे मैं डिफेक्टिव स्केल को अगर मैं, ठीक है, उस पे जो मार्किंग है उसकी कई मार्किंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, कई सारी मार्किंग बनानी पड़ेगी। जस्ट ऑब्जर्व करना, जीरो के साथ जीरो मैच करता हूं तो ऑब्वियसली अगली मार्किंग उसके थोड़े आगे होगी, आगे होगी, थोड़ी और आगे, 1 2 3 4 5 वाली एकदम मिड में आ जाएगी, 6 वाली थोड़ी आगे, 7 8 9 और 10, ठीक है, इस तरह से मैच करेगी। अब उनके मन में ख्याल आया कि यार एक बात बताओ, क्यों ना मैं थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों ना मैं, ठीक है, इसको एक साथ देखूं, इन दोनों मार्किंग को एक साथ देखूं, इस पे भी 1 लिखा होगा, इस पे भी 1 लिखा होगा, इन दोनों को एक साथ देखता हूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं एक साथ देखता हूं तो क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि अगर मैं इस स्केल को, डिफेक्टिव स्केल को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूं तो यहां पर तो ये एग्जैक्टली उसके नीचे आ जाएगा। अब मैं वापस से डिफेक्टिव स्केल का ही बना रहा हूं तो मैं ग्रीन कलर, रेड कलर ही यूज करता हूं। डिफेक्टिव स्केल को मैंने थोड़ा आगे सरका दिया, मैंने नहीं, उन्होंने सरकाया था इतिहास में, ठीक है, उन्होंने कहा इन दोनों को मैच करते हैं। चलो ये ठीक इसके नीचे आ रहा है, ठीक है, डॉटेड लाइंस बना देता हूं, देखो ठीक उसके नीचे आ रहा है, ठीक है, ठीक उसके नीचे आ रहा है डॉटेड लाइन के साथ। यहां पे हमने 1 और 1 को एक साथ रख दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो इधर मैं डॉटेड लाइंस लेकर आता हूं तो ये वाली पॉइंट थोड़ी सी आगे होगी, ठीक है। अब ये वाला जो गैप था, अभी देखो यहां पर गैप कितना था, अब देखो थोड़ा सा हमें सेकंड क्लास में जाना पड़ेगा और ये एक ऑब्जर्वेशन है तो थोड़ा डेटा भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं और हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं वो दिखाना चाहता हूं। तो पहले गैप कितना था, 0.1 मिलीमीटर का, अब गैप कितना होगा, ठीक है, 0 मिलीमीटर का गैप होगा 1 और 1 में। लेकिन अगर यहां पे 0.1 मिलीमीटर का गैप था, इसकी यूनिट लेंथ कितनी है, इस रेड वाले की यूनिट लेंथ है हमारे पास, ठीक है, 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर, ठीक है, और स्टैंडर्ड स्केल का जो यूनिट लेंथ है वो कितना है, 1 मिलीमीटर का है, ठीक है। चलो आप देखो, तो अगर मुझे इस 1 को 1 से मैच कराने, यानी स्केल को मैंने कितना आगे किया है, उस डिफेक्टिव स्केल को कितना आगे किया है, डिफेक्टिव स्केल को 0.1 मिलीमीटर ही आगे किया होगा ना, ठीक है, तो मैंने इसको 0.1 मिलीमीटर आगे किया, तो ये वाला जो गैप है, अब इस वाले पार्ट को मैं जूम करता हूं, ये रही वो डॉटेड लाइंस और ये रही वो पहली मार्किंग जिसपे 0 लिखा हुआ है और ये स्टैंडर्ड स्केल का 0 लिखा है, इन दोनों के बीच में जो गैप आया वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर का। जरा एक चीज नोटिस करो, अब हम लोग बता सकते हैं, अब हम लोग बता सकते हैं, मान के चलो, देखो आइडिया क्या क्लिक हुआ, ये रही लाइन, ठीक है, ये रही लाइन और ये रहा मेजरमेंट 7.8 का, ठीक है, और 7.9 यहां पर है, 7.9 यहां पर है। अगर मैं यहां पे ठीक है, इस पे आते हैं, लेकिन दो तीन ऑब्जर्वेशन और कर लेते हैं, ठीक है, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है, आपको खुशी होगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है 0.1 मिलीमीटर का गैप है, ठीक है, अब यहां पे जो ये गैप था ये 0.2 मिलीमीटर का था पहले, लेकिन अब कितना बचेगा, 0.1 मिलीमीटर का, ठीक है, तो मैं यहां से डॉटेड लाइंस बनाता हूं और यहां से डॉटेड लाइंस बनाता हूं, तो ये इन दोनों के बीच में आएगी मार्किंग, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो इनके बीच में आएगी। सिमिलरली यहां पे जो गैप है, ये जो लाइन है और यहां पे जो लाइन है, ऑब्वियसली 1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो यहां पर मार्किंग आएगी, यानी कि जो सारी मार्किंग्स हैं ये 1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो गई हैं, तो जो 10th पे पहले मैच कर रही थी वो उससे 0.1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मार्किंग बन गई, ओके। अब अगर मैं 2 से 2 नंबर को मैच करूं तो क्या होगा, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं हम और कुछ नहीं, याद थोड़ी करना है, ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, उनका मन किया 0 से 0 मैच करके देखा, पहला राउंड ये दिख गया मुझे, 1 से 1 को मैच करके देखा, दिख गया, प्लस माइनस ही तो करना है, करते चलो, 2 से 2 को मैच करते हैं, यहां पे 2 और 2 से 2 को मैच करते हैं, यानी अगली मार्किंग मेरी यहां पर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो मार्किंग होगी, ठीक है, अगर मैं इस डॉटेड लाइंस को आगे लाता हूं तो यहां की मार्किंग इससे 0.1 आगे होगी और इस वाली लाइन से 0.2 आगे होगी, कितनी आगे होगी, 0.2 आगे होगी, यहां से 0.1 आगे होगी, और 2 पे तो वो कोइंसाइड कर रहा है, 2 पे तो 2 मिलीमीटर एक्चुअल स्केल और डिफेक्टिव स्केल का मैच कर रहा है, ठीक है, और 3 पे क्या होगा, 3 की लाइन खींचता हूं, वहां से 0.1 आगे चला जाएगा, ठीक है, 3 पे क्या होगा, सॉरी माफ करना, 3 से 0.1 पीछे होगा क्योंकि 0.9 है, और 4 वाली लाइन से वो कितना होगा, 0.2 पीछे होगा, 5 वाली लाइन से कितना होगा, 0.3 पीछे होगा, 6 वाली लाइन से कितना होगा, 0.4 पीछे होगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब मजेदार बात क्या आ रही है, जरा देखो, ध्यान से देखो, अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन की, जब 1 से 1 पे मैच किया तो ये वाला, इस पे फोकस करो, लेट मी टेक अनदर कलर, ठीक है, जब 0 से 0 मैच किया वो तो पहला राउंड हो गया, जब 1 से 1 को मैच किया तो ये जो लाइनें हैं इनके बीच में जो गैप है, लॉजिकली ये कितना आ रहा है, छोटी क्लास की मैथमेटिक्स लगाओ ना, डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, ऑब्वियसली 0.1 मिलीमीटर का, ठीक है।
अब जब मैंने 2 से 2 को मैच किया, ठीक है, डिफेक्टिव स्केल की मदद से 2 से 2 को मैच किया, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है ये कितना आ रहा है, 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं 3 से 3 को मैच करूंगा तो ये 0.1 0.1 0.1 तीन बार आगे बढ़ गया ना, तो फिर उसका गैप कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब नक्शा मैप बना लेते हैं, ठीक है। जब 1 से 1 को मैच किया गया स्टैंडर्ड स्केल और डिफेक्टिव स्केल का, ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्केल और मेन स्टैंडर्ड स्केल और डिफेक्टिव स्केल में स्टैंडर्ड स्केल एंड डिफेक्टिव स्केल के 0 और 0 में जो गैप निकल कर आया, 0 और 0 की मार्किंग में जो गैप निकल कर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 0.1 का। जब 2 से 2 को मैच किया तो गैप कितना आया, 0.2 का। 3 से 3 को मैच किया स्टैंडर्ड और डिफेक्टिव स्केल का, तो गैप कितना निकल कर आया, 0.3 का, ठीक है, 0.3 का। 4 से 4 मैच करेंगे तो 0.4, 5 से 5 मैच करेंगे तो 0.5, 6 से 6 मैच करेंगे तो 0.6 एंड सो ऑन। मैपिंग हो गई हमारी, ठीक है। सेट्स में यही तो करते हैं, डेटा लिखते हैं और मैप करते हैं। अब अब एक मजेदार चीज दिखाता हूं, ठीक है, अब एक मजेदार चीज दिखाता हूं। ये चीज ना वर्नियर सर को अलग ही खुशी की अनुभूति करवा गए, और वो खुशी की अनुभूति क्या थी कि यार ये तो मैंने, ये जो 7.8 7.9 है, ये तो स्टैंडर्ड स्केल से लिया है। एक काम करते हैं ना, 0.9 मिलीमीटर वाला डिफेक्टिव स्केल ले लेते हैं, ठीक है, डिफेक्टिव स्केल ले लेते हैं। और यहां पर ये 0 1, इसको दोबारा से नंबरिंग करता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इस तरीके से है। अब डिफेक्टिव स्केल जो मैंने रखा होगा, पहले 0 से 0 मैच किया, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, फिर थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, फिर थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। करते क्या है हम लोग, हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमने स्केल के इसके लिए अलग कलर ऑब्जर्व करना है भाई, ठीक है, कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहां से डिफेक्टिव स्केल को रखा, ये रहा उसका 0, ठीक है। फिर यहां पे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, और 3 से 3 मैच कर रहा है, मान लेते हैं 3 से 3 मैच कर रहा है, 3 से 3 मैच कर रहा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड स्केल के 0 और इस 0 के बीच में कितना गैप होगा, अभी ऑब्जर्वेशन से हमने देखा, अगर 3 से 3 मैच कर रहा है तो 0.3, कितना होगा, 0.3। अगर 4 से 4 मैच कर गया होता तो, और इसको थोड़ा सा फील भी करो, अगर ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है मेरे पास एक्स्ट्रा, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो 7.8 के आगे जा रही है, आपने डिफेक्टिव स्केल को यहां रखा, अगर आप 0.1 मिलीमीटर आगे लेके जाओगे तो 1 से 1 मैच करेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर आप 0.2 मिलीमीटर आगे लेके गए तो ये वाला पॉइंट मैच 2 से 2 मैच करेगा, मतलब इसके बाद जो दूसरी मार्किंग है, मतलब ये और ये वाली मार्किंग मैच करेगी। फिर तीसरी मार्किंग, फिर 0.1 मिलीमीटर आगे लेके जाओगे तो इसके साथ मैच करेगा, फिर 0.1 आगे लेके जाओगे तो 4 के साथ मैच करेगा, फिर 0.1 आगे लेके जाओगे तो 5 से मैच करेगा। यही प्रक्रिया तो होगी वहां पर भी, लेकिन इसकी मदद से हो क्या रहा है, जहां आप पहले 1 मिलीमीटर में ही मेजरमेंट कर पा रहे थे, अब आप 0.1 मिलीमीटर में मेजरमेंट और 0.2 0.3 इन सबको मेजर कर पा रहे हो। यानी सबसे छोटी मेजरमेंट जो आप कर पा रहे हो वो तो 0.1 मिलीमीटर की कर पा रहे हो ना। इसी को एक नामकरण दे दिया कि देखो भाई, एक स्केल के जरिए आप सबसे छोटी मेजरमेंट जो कर सकते हो ना, वो लीस्ट वैल्यू है, और काउंटिंग कर रहे हो ना, तो इसलिए लीस्ट काउंट बोला जाता है। किसी भी स्केल की मदद से सबसे छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो वही होता है उसका लीस्ट काउंट। तो अब इस डिफेक्टिव स्केल की मदद से, लेकिन सिर्फ डिफेक्टिव स्केल नहीं, आपके पास एक स्टैंडर्ड स्केल भी होना चाहिए और एक डिफेक्टिव स्केल भी होना चाहिए। इन दोनों स्केल को आपने कंबाइन करके इसकी मदद से आप 0.1 मिलीमीटर की मेजरमेंट कर पा रहे हो, जो कि अभी तक आपके लिए इंपॉसिबल था। और आयरनी देखो, जहां पर ह्यूमंस की लिमिटेशन उसकी बाउंड्रीज को रोक रही थी, बाउंड्रीज तय कर रही थी, वहां डिफेक्टिव स्केल ने आपको और प्रिसाइज मेजरमेंट करने में मदद करी। और वो कौन खोज पाया, जो क्यूरियस था। और दूसरी बात, इस डिफेक्टिव स्केल में डिफेक्ट कितना था, इस डिफेक्टिव स्केल में हमने तो इस स्केल को बनाने की कोशिश करी थी 2 मार्किंग के बीच में 1 मिलीमीटर का गैप हो, लेकिन 1 मिलीमीटर का बनाना चाहते थे, लेकिन वो बना कितना, 0.9 मिलीमीटर का। तो डिफेक्ट कितना आया, 1 में से 0.9 हटाओ, 0.1 मिलीमीटर का। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा डिफेक्ट, ये है मेरा डिफेक्ट जो मेरे स्केल के अंदर निकल कर आया। और मजेदार बात, जितना डिफेक्ट निकल कर आया वही इन दोनों स्केल्स की मदद से आपका लीस्ट काउंट भी निकल कर आ रहा है। यानी कि डिफेक्टिव स्केल और अच्छा स्केल बनाने में मदद कर रहा है, और डिफेक्टिव स्केल का डिफेक्ट ही आपका लीस्ट काउंट बन गया। यानी कि अगर मैं डिफेक्ट को 0.1 छोड़ो, 0.01 mm का डिफेक्ट क्रिएट करूं, अब धीमे धीमे हम और प्रिसाइज बनेंगे ही ना। शुरुआत 0.1 mm से करी हमने, और धीरे धीरे ऐसे स्केल बनाए जो 0.01 mm का डिफेक्ट रखते हैं। तो सोचो, आप जितना डिफेक्ट रखोगे उस स्केल के अंदर, वही आपकी मिनिमम मेजरमेंट निकल कर आ रही है, क्योंकि जितना डिफेक्ट है उतना ही गैप इनके बीच में आ रहा है। तो कितनी मजेदार बात है ना। डिफेक्ट अब आपके लिए एक
वेस्ट करने मतलब फेंकने वाली चीज ना बन के आपकी जो लिमिटेशन थी उससे भी आपको आगे लेकर गई। ह्यूमंस 1 मिलीमीटर के दायरे में ही नाप पा रहे थे, लेकिन अब वो 0.1 मिलीमीटर के दायरे में भी नाप पा रहे हैं, यानी प्रिसीजन उनकी बढ़ गई है। तो डिफेक्ट डिफेक्ट ना रह के हमारे लिए एक वरदान बनकर आया, और जो डिफेक्ट था वही लीस्ट काउंट भी निकल कर आया, क्योंकि जितना डिफेक्ट उतना ही आप इस स्केल को आगे एक एक करके मैप कर सकते हो। तो जितना डिफेक्ट है उतना ही आप यहाँ पे मेजरमेंट कर पा रहे हो। ये लाइन है, यहां पे आपने डिफेक्टिव स्केल रखा, मान लेते हैं ये स्केल डिफेक्टिव है, ठीक है, ये स्केल रखा, और फिर जब आपने 1 वाले पॉइंट के साथ, मान लेते हैं ये पूरा स्केल ही 0.9 मिलीमीटर का ऐसे मान लेते हैं, इसके साथ 0 के 0 साथ मैच किया, जब 1 के साथ मैच करूंगा तो ये जितना आगे बढ़ा वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस कितना है, डिफेक्ट के बराबर ही तो है, और वही आपका लीस्ट काउंट है 0.1, ठीक है। तो ये स्केल इतना आगे बढ़ा, हालांकि इसे मैच नहीं कर रहा है, बट आप मान लो कि ये मेरा डिफेक्टिव स्केल है। अगर 1 के साथ 1 को मैच कराऊंगा डिफेक्टिव स्केल और स्टैंडर्ड स्केल का, ठीक है, अगला पॉइंट मैच कराऊंगा, तो मेरा स्केल ऑब्वियसली कितना आगे बढ़ा होगा, 0.1। तो यानी कि अब मैं इस लाइन में मेजरमेंट कर पा रहा हूं। इसको ऐसे समझो, जब मैंने स्केल को आगे बढ़ाया और 1 के साथ 1 मैच कर गया, तो और मेरा स्केल यहां से शुरू हो रहा है, डिफेक्टिव स्केल यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, तो इसका मतलब कि अब मैंने इस लाइन की इतनी लेंथ और मेजर कर ली है, जो कि 0.1 मिलीमीटर की है। फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है, और यहां पे जब 2 से 2 मैच कर रहा होगा, यानी अब 2 से 2 नंबर को मैच कराऊंगा, यानी कि मैंने यहां से यहां तक की लेंथ मेजर कर ली है 0.2। 3 से 3 मैच कराऊंगा, मैं स्केल को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा धीमे धीमे, ताकि 3 की स्टैंडर्ड स्केल की मार्किंग और डिफेक्टिव स्केल की मार्किंग मैच करे, तो मेरा स्केल यहां पहुंच जाएगा, कुछ यहां पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब मैंने 0.3 मिलीमीटर मेजर कर लिया है। और इसी तरह मैं 4 से 4 की जब मार्किंग कराऊंगा, 4 से 4 की मार्किंग कह रहा हूं, सॉरी, मैचिंग करवाऊंगा, तो इसका मतलब मेरा स्केल यहां पहुंच गया होगा, जो कि अब मेरे को बता रहा है कि मैंने 0.4 मिलीमीटर को मैप कर लिया है। और ये मैं इस लाइन के साथ देखूंगा, इस लाइन के साथ देखूंगा, अगर तो लाइन इससे बड़ी होगी, थोड़ी सी और बड़ी होगी, थोड़ी सी, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 7.84 तो मेरा प्रिसाइस है, उसके आगे बहुत थोड़ा सा है, इसके आगे बहुत थोड़ा सा है ना, तो इसके आगे का नंबर जो डाउटफुल है, क्योंकि अब तो मैं 0.1 mm में ही मेजर कर पाऊंगा। अब अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो वो नंबर देखो इतना दूर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ले सकता हूं 1 या 2 के आसपास। तो ये डाउटफुल डिजिट और ये प्रिसाइज डिजिट हो गई मेजरमेंट। यही है आपका वर्नियर स्केल, यही है आपका वर्नियर स्केल बनाने का तरीका। और वर्नियर सर ने किया क्या, एक डिफेक्टिव स्केल की मदद से जो काम एक सही स्केल ने आपकी बाउंड्री सेट करी, लेकिन डिफेक्टिव स्केल की मदद से उन बाउंड्रीज को पुश करके इंसान और आगे बढ़ गया। क्यूरियोसिटी ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि यदि हम सोचना चाहें तो क्या कुछ नहीं खोज सकते हैं। और अपनी अभी तक की जर्नी को देखो, आपने ये नंबर्स को मैप किया, मेजरमेंट किया, सेट्स बनाते हो, मैपिंग कर रहे हो, रिलेशन फंक्शन ऐसे ही ढूंढते हैं ना। हालांकि हमारी किताबों में सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन ज्यादा दिखाई देते हैं और ये डिस्क्रीट फंक्शन है, यानी टुकड़ों में है, बट स्टिल ज्ञान तो हम यही ले रहे होते हैं, और उन्हीं ज्ञानों का इस्तेमाल करके कुदरत से बात किया जा रहा है। और देखो हमारे पास कामयाबी निकल कर आ रही है। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन को फाइनल रिजल्ट में लिखा गया है। अब कैसे लिखा गया है वो देखो, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल से लॉजिक के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। ये रही मेरी लाइन, ठीक है, ये रही मेरी लाइन, ये रहा मेरा 7.8 का मेजरमेंट, ठीक है। और अब जो यहां पे है, मैं धीमे धीमे स्केल को आगे करूंगा, ठीक है, और यहां से मेरा डिफेक्टिव स्केल शुरू होता है, ये मेरा डिफेक्टिव स्केल है, ठीक है, 7.9, 7.10, 11, ठीक है, सॉरी 7.9, फिर आएगा आपके लिए 8, फिर आएगा 8.1, फिर आएगा 8.2, ठीक है, फिर आएगा 8.3 ठीक है। और ये जो आपका डिफेक्टिव स्केल है, ठीक है, जो डिफेक्टिव स्केल है उसकी मेजरमेंट कुछ ऐसे है, एक, सॉरी ये तो बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा सा छोटा रहेगा, इससे थोड़ा सा छोटा, और यहां मैच कर गया, ठीक है। यहां पर ये दोनों लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, हालांकि पास पास होते हैं, बट मैंने आपको दिखे इसलिए दूर दूर बनाया है, ठीक है, मैच कर गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रिसाइज लेंथ में मैं बराबरी रखना चाहता हूं, ठीक है, हाँ, ताकि फिगर में ऐसा ना लगे कि अलग है। बाकी रफ हैंड बनाए थोड़ा बहुत एरर तो आएगा, ह्यूमन हूं ना, एरर आएगा ही। सो अब देखो, अब ऑब्वियसली इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 7.8 तो मुझे पता है, ठीक है। अब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 जो है, अब यहां से आप स्टैंडर्ड स्केल में तो ये 7.8 ऐसे लिखा होगा, बट आप यहां से देखोगे तो ये 0 है, अगर मैं यहां पे मेजर करूं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो तो यहां पर अब देखो क्या देखने को मिल रहा है मुझे, कि मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन करी थी, यहां पे लिखा था
अगर ये लिखा तो है 1 से 1 मैच करेगा तो आपकी लेंथ कितनी आगे बढ़ी, जो ये डिफेक्टिव स्केल है वो कितना आगे गया है आपके जीरो से, स्टैंडर्ड स्केल के जीरो से वो कितना आगे बढ़ा होगा 0.1 मिलीमीटर। अगर 2 से 2 मैच कराओगे, मतलब इसका दूसरा नंबर देखो, पहला और दूसरा, अगर पहला पहला मैच कर गया होता, ये और ये पहला पॉइंट और ये पॉइंट मैच कर गया होता, तो इसका मतलब मेरा डिफेक्टिव स्केल सिर्फ 0.1 आगे बढ़ा है। सोचना ही तो है। ये स्केल पहले पीछे था, पहले यहां से यहां रखा मैंने, ऐसे रखा, ठीक है, ऐसे रखा मैंने, इस तरीके से था। अब आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया तो ये वाला फिगर आया मेरे पास, ये वाला फिगर आया, ठीक है। अब साधारण भाषा में सोचो, अगर 1 से 1 यानी कि इसका पहला अंक 7.8 के बाद जो पहला मार्किंग है वो, और वर्नियर स्केल का, भी डिफेक्टिव स्केल बोलते हैं, डिफेक्टिव स्केल का 1 और ये वाला नंबर, ये दोनों लाइन अगर कोइंसाइड कर गई होती तो इसका मतलब मेरा डिफेक्टिव स्केल 0.1 मिलीमीटर आगे है। अगर दूसरा पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड कर गए होते दूसरा, तो इसका मतलब जो मेरा डिफेक्टिव स्केल है वो 0.2 मिलीमीटर आगे है। अगर तीसरा मैच कर गया होता, तो 0.3 मिलीमीटर आगे है, ठीक है। और अगर चौथा पॉइंट और चौथा नंबर मैच कर गया होता तो 0.4 आगे है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, चौथा चौथा मैच कर गया है, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 0.4 मिलीमीटर की है। और इसमें ठीक है, सॉरी ये सेंटीमीटर में था, तो ये मिलीमीटर में बता रहा हूं, तो सेंटीमीटर में अगर मैं लिखूं तो 0.04 सेंटीमीटर इतना आगे हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 7.84 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरी प्रिसीजन और बढ़ गई है। और अगर उसके आगे भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, मैंने 5 से 5 मिलाने, 5वें पॉइंट को मैच किया तो देखा अब वो लाइन उसके पीछे है। कहने का मतलब है कि 4 नंबर पे वो थोड़ा सा आगे दिख रहा है, ठीक है। जब मेरा यहाँ पे चौथा पॉइंट और वर्नियर का चौथा पॉइंट मैच कर रहा है तब भी उसके आगे थोड़ा सा दिख रहा है। अब फिर मैंने क्या किया, जो 5वां पॉइंट है, जो मेरा ये अगला पॉइंट है डिफेक्टिव स्केल का, वो तो पीछे है, मैंने स्केल को थोड़ा और आगे किया, ठीक है, थोड़ा और आगे किया और 5वें से 5वां मैच करा दिया, 5वें से 5वां पॉइंट, 5वां और 5वां पॉइंट मैच करा दिया। तब मुझे दिख रहा है कि वर्नियर स्केल जो है इस पॉइंट के आगे निकल गया है। तो इसका मतलब कि भैया 0.4 तक की तो मेरी एक्यूरेसी आ गई है मिलीमीटर में, ठीक है। और 0.5 पर वो वर्नियर स्केल, उसके डिफेक्टिव स्केल उसके आगे निकल जा रहा है, आगे निकल जा रहा है। इसका मतलब इसके आगे का जो नंबर है मैं अज्यूम कर लेता हूं, मान लेते हैं, देख के लग रहा है कि 3 होगा, तो मैंने 3 ले लिया, तो ये मेरा एक डाउटफुल डिजिट है। तो अब मैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक मेजरमेंट करी मैंने, 7.843, जिसमें ये एक्यूरेट है और ये डाउटफुल है। लॉजिक तो समझ आई गया होगा ना कि कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं। और अब इसी के साथ आप ये देखो, वर्नियर स्केल के ऊपर जो नंबर लिखा है इसको आप क्या बोलते हो, रीडिंग बोलते हो। यह है वर्नियर स्केल रीडिंग। अगर 4 से चौथा पॉइंट मैच कर रहा है, ठीक है, या 5वां पॉइंट को इंसाइड कर रहा है, या 6ठा पॉइंट को इंसाइड कर रहा है, 7वां पॉइंट को इंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो देखो 1 पे 0.1 मैप हुआ है, 2 पे 0.2 मैप हुआ है, 3 से 3 मैच करेगा तो 0.3, 4 से 4 मैच करेगा तो 0.4। तो यार 3 पे 0.3 है, 2 पर 0.2 है, 1 पर 0.1 है, 4 पर 0.4 है, 5 पर 0.5 है। थोड़ा थोड़ा गणित का ज्ञान लगा लेते हैं। अगर इनके बीच में मुझे एक रिलेशन बनाना हो तो वो रिलेशन क्या नजर आ रहा है, वो रिलेशन नजर आ रहा है 1 और 0.1 में क्या रिलेशन है। अगर ये इनपुट है x है तो आउटपुट क्या है मेरे पास, आउटपुट है मेरे पास डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको फंक्शन लिखूं, आपको थोड़ा मैथ के साथ भी जोड़ देता हूं, f ऑफ x इज x अपॉन 10, ठीक है, या फिर मैं कहूं 0.1x, 0.1x। अब 0.1 क्या है, ठीक है, अगर देखो इसको देखूं, ठीक है, x की वैल्यू 3 लेता हूं तो 0.1 टाइम्स 3 यानी 0.3 हो जाएगा। ये है मेरी कितनी लेंथ है, ठीक है, और x क्या है, इनपुट की स्केल पर कौन सा नंबर आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर वर्नियर स्केल पर, सॉरी डिफेक्टिव स्केल पर 6ठा नंबर मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है वो 0.6 मिलीमीटर की है। अगर 7वां पॉइंट मैच कर रहा है, मतलब कोइंसाइड कर रहा है, सीधी लाइन बना रहा है, इसका मतलब कि वो जो लेंथ है वो 0.7 मिलीमीटर की है, ठीक है। तो अब मैं ये कहूं, जौन सा पॉइंट वर्नियर स्केल पर मैच कर रहा है, ऊपर मेन स्केल की रीडिंग के साथ सीधी लाइन बना रहा है, ठीक है, वरना लाइनें कैसे दिखेंगी, ऐसे 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 लाइन होंगी ना, तो नीचे डिफेक्टिव स्केल की लाइनें कोइंसाइड नहीं होंगी। लेकिन जो लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, जैसे ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, वो एक जैसी नजर आएंगी, ठीक है, बाकी लाइन आगे पीछे नजर आएंगी। तो यहां पर ये चौथा पॉइंट है, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी, 0.4 मिलीमीटर की होगी। तो वर्नियर स्केल पे यहां पर क्या लिखा होगा, 4 ही लिखा होगा ना। वर्नियर स्केल पे क्या लिखेंगे, सॉरी वर्नियर बोल रहा हूं अभी, डिफेक्टिव स्केल पे क्या लिखा होगा, 4 ही लिखा होगा ना। तो 4 मेरा इनपुट हो गया और लेंथ कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 0.1, दैट इज माई लेंथ, ठीक है। वो क्या है, मेरे पास लेंथ है, और कौन सी, जो यहां पे प्रिसाइज मेजरमेंट है उसके आगे की लेंथ है, ठीक है। तो मैं यहां पर कहूंगा टोटल लेंथ इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पर आगे की जो लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो क्या है,
वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई 0.1, और ये 0.1 क्या है, उसका डिफेक्ट है, और वही डिफेक्ट हमारे लिए वरदान है, क्योंकि जितना डिफेक्ट होगा उतना ही उस स्केल का लीस्ट काउंट होगा। तो मैंने इसको 0.1 ना लिख के, मतलब इस केस में तो 0.1 ही था, बट अब मैंने इसको लिख दिया वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला डिस्कवर। क्या ये कोई डेरिवेशन है? कुछ भी है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लिखा गया एक मैथमेटिकल समीकरण है और कुछ नहीं। ठीक है, ये जो मेन स्केल रीडिंग दिख रही है पहले आप वो लिखोगे। ठीक है, और क्या ये प्रोसीजर है? नहीं, आपको दिख रहा है, आप खुद ही समझ सकते हो। मेन स्केल रीडिंग लिखा मैंने 7.8, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, और यहां पे मिलीमीटर में है, तो 7.8। ठीक है, मैंने लिख दिया मेन स्केल रीडिंग, प्लस मेरा यहां पे 4 नंबर क्या है, वर्नियर स्केल रीडिंग है। रीडिंग का मतलब क्या होता है, स्केल पे क्या नंबर लिखा हुआ है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 4 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 mm का। ठीक है, ये mm का है बट ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसको मैं वो कर देता हूं 78 मिलीमीटर कर देता हूं। ठीक है, इसको मिलीमीटर में कर देता हूं 78 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 780 मिलीमीटर। सॉरी 78 कर रहा हूं मैं भी ना, नहीं सही तो किया था मैंने। ठीक है, 78 मिलीमीटर, 78 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ 78 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है, सिली मिस्टेक। तो अब 78 मिलीमीटर क्या है, मेन स्केल रीडिंग है, जो मुझे प्रिसाइसली बता सकता हूं। उसके आगे की लेंथ कितनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई 0.4। क्यों? क्योंकि जहां पे मैच कर रहा होगा वो नंबर को जब मैं लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ये लेंथ निकल कर आ रही है, और ये मैंने मैप करके देखा भाई। और कैसे देखा, तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट आता है 78.4 मिलीमीटर का, या फिर 7.84 सेंटीमीटर का। मेरा काम हो गया, और ऐसे ही वर्नियर स्केल को हम लोग यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं एक बार यूज करके। हालांकि इसमें जो नंबर्स लिखे हैं बड़े छोटे छोटे हैं, तो मैं यहां एक तस्वीर लगा देता हूं जो मैंने खींच के आपको शो कर देता हूं, तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.02 मिलीमीटर का है, यानी कि इसमें एरर जो है ना, एरर वो 0.02 मिलीमीटर का है। ठीक है, अब मुझे किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी है, मान लो इसका डायमीटर ही नापना है। ठीक है, ऐसे रखा मैंने। ठीक है, इसको रखा, टाइटली फिक्स किया। हाँ, ठीक है, इसको मैंने स्क्रू को टाइट कर दिया ताकि अब मैं इसको हटा लूं तो ये हिले ना। और फिर यहां पे जो नंबरिंग है वो अब आपको तो नजर नहीं आएगी, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं। तो इसका डायामीटर कितना है, इसका डायामीटर कितना है, इस मार्कर का डायामीटर कितना है। तो भैया मेन स्केल पे रीडिंग जो दिखाई दे रही है मुझे, वो नजर आ रही है, वो कुछ ऐसे दिख रहा है। 10 की जो मार्किंग है ना, फिर उसके आगे 1 2 3 4 और 5 की जो मार्किंग है। ठीक है, वर्नियर स्केल मेरा यहां पर है, वर्नियर स्केल मेरा यहां पर है। ठीक है, तो ये आपका 15 है, ये आपका 15 है, 10 11 12 13 14 15, और ये सब मिलीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में है। और वर्नियर स्केल मेरा यहां पर है, और वर्नियर स्केल की पहली लाइन जहां कोइंसाइड हो रही है वो हो रही है 59 पे। ठीक है, 59 का जो मार्किंग है, 59 की जो मार्किंग है, उसकी जो मेन स्केल पे जो 59 की मार्किंग है, वहां पर वर्नियर स्केल की मार्किंग को इंसाइड कर रही है। तो यहां पर इनके बीच में कितनी मार्किंग्स हैं मुझे ये देखनी पड़ेंगी, इनके बीच में कितनी मार्किंग्स हैं। तो यहां पर वर्नियर स्केल पे जो नंबर लिखा है, ठीक है, वो है 5 10 15 20 25 25 30 30 35 40 40 और 45 45। ठीक है, यहां पे 45 पॉइंट है, 45 यूनिट्स हैं, 45 यूनिट्स हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, 45 यूनिट्स हैं। और इसमें इतने सारे यूनिट्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहां पे जो एक यूनिट है मेन स्केल पे वो 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, वेरस इसका जो एक यूनिट है वो 0.98 मिलीमीटर का है, इट इज नॉट 0.9, ये और ज्यादा प्रिसाइज है। इसका लीस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर। सोचो, मजेदार बात, जितना डिफेक्ट होता है वही आपकी मिनिमम मेजरमेंट बन के निकल कर आती है। ठीक है, तो 45 यूनिट है यहां पर। और देखो मेन स्केल पे जो रीडिंग निकल कर आई मेरे पास वो क्या निकल कर आती है। ठीक है, अगर मेरे पास ये डिफेक्टिव स्केल नहीं होता तो मैं क्या रीडिंग लेता, मैं लेता यहां पर 14 और इसको अंदाजे से लेता कि यार 7 8 हो सकता है, 14.7 या 8, ये मेरी प्रीवियस रीडिंग होती, मतलब नॉर्मली अगर ये नहीं होता तो। बट अब क्योंकि मेरे पास वर्नियर स्केल है, ठीक है, तो इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, मेन स्केल रीडिंग ये रही, मेन स्केल रीडिंग ये रही जो कि है 14। ठीक है, प्लस कितने यूनिट्स हैं, 45 यूनिट्स हैं। एक यूनिट की लेंथ कितनी है, 0.98 मिलीमीटर, कितनी है, 0.98 मिलीमीटर। तो यहां पर 45 यूनिट्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, 45 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना है मेरे पास, 0.02। ठीक है, 0.02 कर दो मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ,
अगर अगर बस एक बार रिवीजन के लिए, क्योंकि ऑब्जर्व करना जान सीखना चाहते हैं ना, 0.02 का गैप है ना, तो इसका मतलब अगर मैं वन को वन से मैच कराऊंगा तो यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग है स्केल का, ये कितना आगे बढ़ेगा? 0.02 ही मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। 2 से 2 मैच कराऊंगा तो ये 0.04 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ मैपिंग कैसे है? अगर 0 से 0 अटैच्ड है तो गैप 0 है, यानी पहली लाइन में गैप कितना है? 0 है। अगर 1 से 1 मैच कराया मैंने स्टैंडर्ड स्केल और डिफेक्टिव स्केल का, ठीक है, तो 1 से 1 मैच कराया मैंने, तो अगर 1 ये रहा, 1 से 1 मैच कराया, तो पहला वाला पॉइंट जो जितना आगे निकलेगा ना, ये इसके थोड़ा आगे है, वो गैप कितना होगा? 0.02 का, क्योंकि इतना ही डिफेक्ट है ना। पिछली बार 0.1 का डिफेक्ट था। अब 2 से 2 मैच कराऊंगा, ठीक है, अब 2 से 2 मैच कराऊंगा तो ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और 2 से 2 मैच करेगा तो ये भी तो थोड़ा सा आगे होगा ना। अब गैप कितना हो जाएगा? 0.04 का, ठीक है। 3 से 3 मैच कराऊंगा मैं, 3 से 3 मैच कराऊंगा तो 0.06 का हो जाएगा। तो फंक्शन यहां पर बन रहा है कि वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग लिखी हुई है, वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग लिखी हुई है, वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई यहां पर 0.02 अगर मुझे करना है, ठीक है, तो 1 से 0.02 आप कैसे जाओगे? ऑब्वियसली वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। अब 2 पे करोगे तो 2 मतलब फंक्शन यहां पर बन रहा है, फंक्शन बन रहा है यहां पर 0.02x, और x क्या है यहाँ पर? x है आपका वर्नियर स्केल रीडिंग, और 0.02 क्या है? लीस्ट काउंट। तो ये बन गया लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग, और वही मैंने यहाँ लिखा है, मुझे लेंथ पता चल जाएगी। अब देखो 14 प्लस 45 इंटू में 2 बटे में 0.02, तो 45 दूना 2 कितना होगा? 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 हो जाएगा, और 2 पॉइंट है तो 0.9, तो 14.9 मिलीमीटर मेरे पास यहां पर रिजल्ट आ रहा है। जहां पहले मैं तुक्का ले रहा था, बट अब मेरे तुक्के से भी ज्यादा प्रिसाइज आंसर आ रहा है, यानी कि इसका डायमीटर 14.9 मिलीमीटर का है, और इसके आगे की वैल्यू थोड़ा सा स्केल आगे पीछे करके मैं मेजर करता तो कुछ भी लिख सकता था, बट यहां तक कि 14.9 ये पूरी मेरी प्रिसाइज मेजरमेंट है, यहां पर गलती नहीं है। इसके आगे का नंबर मैंने नहीं लिखा है, जो कि मैं स्केल को थोड़ा आगे पीछे करके देखता, ऑब्जर्व करता, तो इसके आगे का डाउटफुल नंबर भी मैं बता सकता हूं, मान लेते हैं वो 1 आ रहा है, तो वो डाउटफुल है, ठीक है, लेकिन 14.9 प्रिसाइज है। माना मैंने ये वर्नियर जैसी वीडियो भी इतनी लंबी बना दी, लेकिन ये एक सीख थी आप लोगों के लिए, और ऐसे ही सीख हमें लेनी है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अ फॉर्मूला टू लर्न, इट इज एन एक्सपीरियंस टू हैव, ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस था, ये एक एंजॉयमेंट थी, ये एक जर्नी थी इंसान की बाउंड्रीज को पुश करने का, अपनी क्यूरियोसिटी के दम पर उन चीजों को अचीव करने का जो कि सारी दुनिया नामुमकिन बोलती है। अगर दुनिया में कोई और आदमी होता तो वो यही कहता कि हम 1 मिलीमीटर तक की ही मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन वर्नियर सर ने ये चीज, इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। वो भी कैसे? क्योंकि वो क्यूरियस थे, और वो भी कैसे? क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी ने उनको ऑब्जर्व करवाया। उन्होंने डिफेक्टिव स्केल को देखा, दुनिया देखती थी, उन्होंने देखा, और उनको वहां पर ह्यूमैनिटी को आगे ले जाने का ज्ञान कुदरत ने उन्हें परोस दिया। एक डिफेक्टिव स्केल में जितना डिफेक्ट है, जितना आपका डिफेक्ट है, वही आपकी मिनिमम मेजरमेंट की कड़ी बन जाएगी। कोई आम आदमी सोचेगा भी नहीं, ये सिर्फ वही सोच पाएगा जो क्यूरियस होगा, जो नेचर में उन्हें ऑब्जर्व करेगा। इन चीजों को हम फैक्ट्स की तरह याद करते, अगर ऑब्जर्व नहीं करते तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो जितना फैक्ट, जितना डिफेक्ट आया उतना ही ये था। यहाँ पे एक जनरल नॉलेज नहीं लेनी है, हमें तो उस एक्सपीरियंस को जीना है, हमें भी ऑब्जर्वेशन करनी है, क्योंकि हम भविष्य में वही तो करना चाहते हैं। आप ये तो बिल्कुल नहीं चाहते ना कि किसी ऑफिस में बैठ के किसी के लिए नौकरी करो, एक पर्टिकुलर काम करो, बस उसके लिए आपको सैलरी मिले और आप अपनी जिंदगी काट दो। आपने तो सपना देखा है कि इवोल्यूशनरी इंसान बनने का, तो ज्ञान भी हमें उन्हीं की तरह लेना पड़ेगा, और उनकी तरह ज्ञान लेना एक्चुअली में आसान है। भेड़ चाल फॉलो करने वाला ज्ञान बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां हमें स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं एक फॉर्मूला छोटा सा ही तो है, ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद भी हम अगर वर्नियर स्केल यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। लेकिन एक बार अगर सही एक्सप्लोरेशन कर ली तो अब खुद ने तो ज्ञान लिया ही लिया, और अब किसी और को भी ज्ञान दे सकते हैं, और इसी चीज से एनवायरमेंट बनता है। हम जब ज्ञान ले नहीं पाते हैं तो दे भी नहीं पाएंगे, और अगर ज्ञान बटेगा नहीं, ज्ञान फैलेगा नहीं, तो फिर इंडिया का एनवायरमेंट साइंस के प्रति जो इमोशंस होने चाहिए, साइंस को लेके जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो कभी एक्सटेंड नहीं होगी, और अगर वो बढ़ेगी नहीं तो फिर इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए इस एनवायरमेंट के खातिर भी आज आपको वो पहली जनरेशन बनना होगा जो क्यूरियोसिटी के साथ सोचे, क्योंकि अभी तक कोई भी जनरेशन इंडिया में साइंस को सीरियसली लेती नहीं आई है। हमारे पास आए हैं ब्यूटीफुल माइंड्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट पॉपुलेशन से बनता है, किसी एक आदमी से एनवायरमेंट नहीं बनता है। अगर एक आदमी सोचे कि मेरे को साफ सफाई रखनी है, और बाकी एंटायर पॉपुलेशन सोचे कि हम अपना देश गंदा रखेंगे, तो देश कभी साफ नहीं हो सकता है। देश तभी साफ हो सकता है जब एनवायरमेंट के अंदर
जो पॉपुलेशन मौजूद है वो ये सोचने लगे कि हमें साफ सफाई रखनी है, तभी देश साफ होता है। सिमिलरली साइंस का वो वर्चस्व तभी हासिल कर पाएगा इंडिया, जब इंडिया में ये एनवायरमेंट प्रोपगेट होगा, बढ़ेगा। हम लोगों के पास भीड़ की कमी नहीं है साइंस के अंदर। हर साल 10-15 लाख बच्चे जेई का पेपर दे रहे हैं, तो मैं जेई का पेपर ना देखकर ये सोचूं 10-15 लाख बच्चे ऐसे हैं जो साइंस को लेकर सीरियस हैं। अगर ये 10-15 लाख बच्चे साइंस को लेकर सीरियस हैं और राइट एनवायरमेंट और राइट वे ऑफ एजुकेशन प्रोपगेट हो जाए, तो सोचो 10-15 लाख बच्चों की भीड़ तो हम एक साल में खड़ी कर लेंगे, जो सोचना स्टार्ट करेगी, जो सीखेगी। अगर उस 10-15 लाख का 10% भी राइट वे ऑफ एजुकेशन को फॉलो करने लग जाए अपने फ्यूचर में, जब वो कॉलेज जा रही है और सीखना स्टार्ट कर दे, तो हमारे पास 1 लाख बच्चे तो हर साल प्रोड्यूस होंगे जो साइंटिफिक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। उन 1 लाख बच्चों का भी अगर 10% यानी 10,000 बच्चे, ठीक है, कोई बड़ा इनोवेशन कर देते हैं या आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके दम पे हम लोग पूरी कंट्री को डोमिनेट करेंगे, अदर कंट्रीज को डोमिनेट करेंगे। हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए फॉरेन कंट्री के लोग डिपेंड करेंगे हमारे ऊपर। हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, और अगर हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे देश में नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी जिन पर वो डिपेंड करेंगे। आज दुनिया एआई बना रही है, हम क्या बना रहे हैं? हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उनकी कंपनी में एक नौकरी मिल जाए। सोच के देखो, यदि हम एआई बनाएंगे तो पूरी दुनिया उस चीज को यूज करने हमारे पास आएगी, लेकिन हम एआई के लिए ट्रेनिंग लेते हैं और वहां पर एक कर्मचारी बन के काम करते हैं, और फिर अपना दिखावा करने के लिए दुनिया को बोलते हैं मैं तो एआई पर काम कर रहा हूं। एआई पे काम करने वाला वर्कर और एआई का इंजीनियर, इन दोनों में डिफरेंस होता है। आपके पास एक सो कॉल्ड इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, पर आप रहोगे एक वर्कर ही, क्योंकि इंजीनियर तो वो बनाता है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया है। विजनरी इंसान का ही नाम होता है, ट्रू इंजीनियर का नाम होगा, ट्रू इनोवेटर का नाम होगा, ट्रू डिस्कवरर का नाम होगा, ट्रू रिसर्चर का नाम होगा। सो कॉल्ड वाले तो बहुत मौजूद हैं। सोचना हमें है कि हमें क्या करना है। अगर हमें ट्रू फॉर्म में इंजीनियर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, ठीक है, डिस्कवरर, एंटरप्रेन्योर, रिसर्चर, इनोवेटर, ट्रू फॉर्म में अगर बनना है, तो कॉलेज नहीं, ज्ञान काम आएगा, और ज्ञान राइट वे ऑफ एजुकेशन से ही मिलेगा। ये बात समझनी है। और राइट वे ऑफ एजुकेशन की सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप खुद से इन चीजों को कर सकते हो। ये बहुत आसान है। राइट वे ऑफ एजुकेशन तो हमें बताता है कि 2+2 को सॉल्व करने जितना मुश्किल ही आपका साइंस और मैथमेटिक्स है, क्योंकि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से, ध्यान से देखो, जहां हम रेगुलर वे में पढ़ रहे हैं वहां पर हमें यह बात सिखा दी गई, लेकिन फिर भी हम काबिल हुए इसको इस्तेमाल करने के लिए? नहीं हुए। असली ज्ञान लो, क्या हम काबिल बने इसको इस्तेमाल करने के लिए? क्या हमारी मेजरमेंट में स्किल्स बढ़ी? नहीं बढ़ी। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के जरिए तो जो चीज नहीं भी पता थी वो भी ढूंढी जा सकती है, और वही चीज फिर पूरी दुनिया को दी जा सकती है। एक ऑब्जर्वेशन के जरिए ही इंसान की जो लिमिटेशंस थी उसकी बाउंड्रीज पुश हो गई, और हमारी रेंज और बड़ी हो गई मेजरमेंट के लिए। सोच के देखो, ऑब्जर्वेशन के जरिए साइंस कितनी आसान है। ऑब्जर्वेशन के जरिए आप जो चीज आज तक पता नहीं है वो खोज सकते हो, और रेगुलर वे में तो जो चीज पता है वो तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैथमेटिकली सोचो, जो आसान रास्ता है हम वो छोड़ के मुश्किल रास्ता चुन रहे हैं। राइट इंस्पिरेशन लो और खुद पे डिपेंड करो। खुद पे डिपेंड करने का मतलब होता है डिसीजंस के लिए आप खुद पर निर्भर करो, ठीक है, और स्मार्ट डिसीजन लो। स्मार्ट डिसीजन, ठीक है। डिसीजंस लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बागी हो जाएं, स्मार्टली सोचें, ठीक है। अगर दुनिया हमें परेशान कर रही है, यही करो यही करो यही करो, लेकिन दुनिया से बहस करने में भी तो वक्त जाता है ना। तो स्मार्ट डिसीजन ये है, दुनिया जो बोल रही है वो उनको दिखना चाहिए कि आप उनके जैसा कर रहे हो, लेकिन कर आप राइट वे में रहे हो, बैक एंड पे। ये समझोगे, धीमे धीमे समझोगे, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ऐसा है ना जो हर वक्त आपका वक्त खाने के लिए रेडी बैठा है। क्योंकि देखो, जिनके पास मकसद नहीं होगा ना लाइफ में, कोई एम नहीं होगा कुछ बड़ा करने का, उनके पास वक्त ही वक्त है, और वो अपने वक्त की कीमत अगर नहीं कर पाए तो वो दूसरों के वक्त की कीमत कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर वो दूसरे के वक्त की कीमत नहीं पहचानते हैं तो उनकी प्रेजेंस आपके वक्त की कीमत को कम करना स्टार्ट करेगी, आपके वक्त को खाएगी। और वक्त एक ऐसी चीज है जो कि कभी नहीं रुकता है, और वक्त सबसे कीमती है। दुनिया का सारा पैसा मिला के भी एक पल नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस बात को समझना, अपने वक्त की अहमियत करो, स्मार्टली सोचना स्टार्ट करो, मैथमेटिकली सोचना स्टार्ट करो, मैथमेटिकली सिचुएशंस को एनालाइज करो, और अपने लिए कुछ बड़ा करने की सोचते तो आप हो ही, और करो भी। राइट वे ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई आसान है, और एनवायरमेंट को बिल्ड करने के लिए मैं आपसे बस एक दरख्वास्त करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्टेम वेदास के बारे में बताओ कि वो यहां पर आए, ठीक है। ये इसमें बेनिफिट आपका भी होगा, क्योंकि एनवायरमेंट बड़ा बनेगा, और इंडिया को एनवायरमेंट की जरूरत है। हमें ऐसे एनवायरमेंट की जरूरत नहीं है जहां हम रीले देख देख के अपना सारा पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश का हर बच्चा एक पोटेंशियल ही है।
लेकिन उसको जो एनवायरमेंट देगा उसके हिसाब से तय होगा कि भविष्य में ये पोटेंशियल फुस होने वाला है या नेशन के लिए काम आने वाला है। और नेशन के लिए काम आना ही हमारा लाइफ का सबसे बड़ा एम होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर फैमिली। और हम चाहेंगे कि हर इंसान लाइफ में आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे को पीछे कर दो। आगे बढ़ने का राइट कंपटीशन तो ये होता है तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ता हूं, हम अपनी रफ्तार इतनी तेज करते हैं कि हम सदैव आगे बढ़ते रहे। यही तो ट्रू कंपटीशन होना चाहिए। बट हमारे यहाँ कंपटीशन ऐसा बन गया है कि मुझे बस तुमसे आगे निकलना है और तुम इतना पीछे रहो ना कि भाई तुम, जैसे वो 3 इडियट्स में एक लाइन थी ना कि अगर खुद नंबर नहीं ला सकते हो तो दूसरों के नंबर कम कर दो। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। हालांकि हमें नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, हमें ज्ञान के लिए पढ़ना है। और ये बात ध्यान रखनी है कि ज्ञान होगा तो नंबर कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि भैया जब आपको पता ही है और आपने सही लिखा है तो आपके नंबर कोई कैसे काट लेगा। पॉइंट है ना। इस पॉइंट के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो सोचो, हर टॉपिक के साथ इंस्पिरेशन लो, राइट वे ऑफ एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेम वेदास के बारे में बताओ, ठीक है। क्योंकि स्टेम वेदास एक कोचिंग नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है जो धीमे धीमे बड़ी होती जा रही है और राइट वे ऑफ एजुकेशन का एक पूरा का पूरा स्टोर क्रिएट कर रही है, ताकि बच्चे सीक्वेंस में चीजों को जब पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, राइट नॉलेज लेंगे, खुद सोचना स्टार्ट करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, सेल्फ लर्नर बनेंगे और देश को इवॉल्व करने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि पढ़ाई बहुत आसान है, इसके लिए इतना टेंशन और डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ही 4 दिन स्ट्रगल होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि आप पिछले 10-12 साल से रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन की प्रोग्रामिंग भर चुके हो और राइट वे में आने में थोड़ा स्ट्रेस होगा। और 11th-12th में आपको ये एजुकेशन सिस्टम टाइम ही नहीं देता है पढ़ने का, और उसकी वजह से हम लोग सही वे में पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आपके पास सही मायने में टाइम होगा ना तो आप चीजें सीख पाओगे, ठीक है। बट आपके पास इतने कम समय में इतनी ज्यादा चीजें डेफिनेशंस के फॉर्म में दे दी जाती हैं जो समझ नहीं आती हैं, माइंड सेटिस्फाई नहीं होता है, आप स्ट्रेस्ड होते हो, फिर होमवर्क पे होमवर्क फेंक के मारते हो और हर हफ्ते टेस्ट लेते रहते हैं। अबे ज्ञान मिला नहीं, टेस्ट पहले ले लो, और ज्ञान दिया नहीं फिर भी टेस्ट लेते रहो, और टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे तो आपकी मोरालिटी को डाउन किया जाता है। और ये कह के कि आप यार यहां पर इतने कम नंबर ला रहे हो मतलब आप पढ़ाई नहीं करते हो, बट एक्चुअली में आप पढ़ रहे थे। तो आप अंदर से टेंशन फील करना स्टार्ट करोगे कि यार अगर मैंने मेहनत करी बट मुझे मेहनत का रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर अंत में क्या होता है ना, अंत में ये होता है कि हम या तो पढ़ाई से मुंह मोड़ लेते हैं और पढ़ाई से हमारी इच्छा दूर हो जाती है। जबकि पढ़ाई तो स्पोर्ट्स से भी ज्यादा मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें गलती आपकी नहीं है। इस बात के साथ मैं 100% एग्री करता हूं। लेकिन इस बात को आपको भी समझना पड़ेगा कि हम बड़े जो है ना, हम भी एक वक्त पे बच्चे ही थे और हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम गलत इंफॉर्मेशन के साथ साइंस को गलत मान चुके हैं। हमने यहां पर गलत चीज को सही मान के आपको गलत ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया है। हमारे लिए एग्जाम प्रायोरिटी हो चुकी है लेकिन हमारे लिए ज्ञान प्रायोरिटी नहीं है, और यह बात हमारी हैबिट में घुस चुका है। इस वजह से हम लोग आपको सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, ज्ञान के लिए प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं। एंड दैट इज वाई आप लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। और ज्ञान के लिए प्रिपेयर कराते तो एग्जाम के लिए आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि ज्ञान होगा तो एग्जाम में तो सवाल ही पूछेंगे ना, और क्या ही पूछ लेंगे। लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए आपको सिर्फ स्ट्रेस होता है। रॉन्ग वे ऑफ एजुकेशन पे जानने के बाद आपका सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता ही है, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी क्यूरियोसिटी आइंस्टाइन सर जैसी है, न्यूटन सर जैसी है, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी को मार के हम आपको एक एम्प्लॉय लेवल पर लाके खड़ा कर देते हैं। हुक्म का पालन करना है आपको, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है। सोचना नहीं सिखाता है। सोचना थोड़ी है भाई, मैंने आपको सारे नोट्स लिखवा दिए हैं ना, याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यही आएगा। आपको क्या सिखा रहा हूं मैं इस चीज से? अगर ऐसे कराऊंगा तो क्या सिखा रहा हूं? प्रोसेस को फॉलो करना, और वो एक कर्मचारी करता है। सोचने वाला इंसान वो होता है जिसके पास, क्या वर्नियर सर के पास इसका कोई नोट्स पड़े हुए थे कि उनको ये नोट्स पता थे तो इन्होंने ये फॉर्मूला बना दिया? भैया सोचने वाला इंसान तो वो खोज लेता है जो आज तक किसी ने नहीं खोजा है। और कर्मचारी वाले माइंडसेट पे अगर हम बनाएंगे तो आप वही कर पाओगे जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग मत लो, सोचना सीखो, ठीक है। और ये दुनिया में गलती ये है कि हम लोगों को गलत ज्ञान मिला है और हम उस गलत ज्ञान को ही सही मान चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी परिस्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि हम उनको सही मान चुके हैं और आपको भी अब गलत ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन से ये पता चल गया है कि राइट वे ऑफ एजुकेशन पे आपको हम पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब बस आप ये सीख जाओ कि सीखते कैसे हैं, उसके बाद तो सारा विज्ञान आईआईटी मिले या ना मिले खुद पढ़ के भी आप ज्ञान हासिल कर लोगे। ये एक सत्य है, ठीक है। ज्ञान लोगे आईआईटी मिल जाएगा। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बोलता हूं आईआईटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप क्यूरियस हो ना तो आप खोज लोगे, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी महान इंसान कॉलेज की वजह से महान नहीं बना है, अपनी खोज की वजह से महान बना है। सत्य को पहचानो। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, लंबी हो जाती है लेकिन ये बातें मैं चाहता हूं हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझे, क्योंकि हमारा देश दुनिया में ना बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं। एक बार को मैं शायद इस चीज से भी डाइजेस्ट कर लेता ना कि हमारा देश भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, बट हमारा देश ना उल्टा भाग रहा है।
हम वापस जा रहे हैं, हम डेवलप्ड नहीं हो रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम विज्ञान के क्षेत्र में पीछे जा रहे हैं। सोचो, दुनिया एआई बना रही है, हम एआई के लिए कर्मचारी बना रहे हैं। दुनिया आर्टिफिशियल सन बना रही है और हमारे पास कोयले की कमी पड़ रही है। ठीक है, दुनिया रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ रही है, दुनिया मार्स पे कॉलोनी बनाने के बारे में सोचती है, दुनिया अलग अलग तारों के स्टडी करती है, दुनिया के पास हर जगह का डेटा है क्योंकि उनके पास वक्त है ये करने का, और वो वक्त उन्होंने अचीव किया है। और हम एक नौकरी के लिए 30 साल की उम्र तक दर बदर भटक रहे हैं। इसलिए, किस लिए? क्योंकि हमने पढ़ाई ही गलत करी है, हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास सोच नहीं है, हमारे पास हिम्मत खत्म हो चुकी है। ठीक है, और हमारे सारे लीडर्स, हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक की सारी जनता, दिमाग में उनके गलत चीज को उन्होंने सही मान लिया है, इसलिए पूरा का पूरा इंटायर नेशन ही गलत दिशा में जा रहा है। हम पढ़ते हैं एक नौकरी के लिए, हम पढ़ रहे क्या, काश हम पढ़ते एक इनोवेशन के लिए। और गलत बात यह है कि आप पढ़ना चाहते हो इनोवेशन के लिए, लेकिन पढ़ाई ऐसी हो ही नहीं पा रही कि अंत में आप यही चीज को एक्सेप्ट कर लोगे कि भैया नौकरी लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है, इनोवेशन तो बहुत दूर की बात है। तो हम किस्मत को कोसेंगे, बट किस्मत, अगर आप अपनी किस्मत को दूसरों पर डिपेंड होकर लिखोगे तो कोसो, क्या फर्क पड़ता है? कोसने से किसी और की जिंदगी नहीं बदलेगी, ना आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले लोगे ना, तो आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। और अगर आपने अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले लिया है ना, तो आप पूरे एंटायर ह्यूमैनिटी की किस्मत बदलने के लिए तैयार हो। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को फाइनली एंड करता हूं मैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।